Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class, today we are going to perform lab number 2 of our power distribution and utilization course. लैब नंबर 2 में हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे एक सिंपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ईटैप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। लास्ट टाइम हम लोगों ने ईटैप सॉफ्टवेयर से थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा था कि ईटैप सॉफ्टवेयर किस तरह का होता है, कौन कौन सी टूल बार्स उसमें होती हैं, क्या क्या फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से एक सिंपल सी सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग इस ईटैप सॉफ्टवेयर पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार इस लैब में हम लोग एक लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे। लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है? लोड फ्लो एनालिसिस बेसिकली हमें बताता है कि पूरे थ्रू आउट जो हमारे पास नेटवर्क होता है पावर सिस्टम का, उसमें हर पॉइंट पर हमारे पास हर पॉइंट पर कितना वोल्टेज ड्रॉप, कितना करंट ड्रॉप, कितनी पावर ड्रॉप, कितनी रियल पावर ड्रॉप, रिएक्टिव पावर ड्रॉप, टोटल ओवरऑल पावर ड्रॉप कितना हमारे पास आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। हर पावर सिस्टम्स एनालिसिस की लैब में आपको ये एनालिसिस मिलेगा। रीज़न इसकी इम्पोर्टेंस का ये है कि इसके बगैर ये सबसे पहले एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस करने के बाद हम लोग अपनी जितनी प्रोटेक्शन सर्किटरी जो है वो अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन डिवाइसेस अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ ओवरलोड या अंडरलोड वगैरह तो नहीं हो रही, जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उतनी ही आ रही है, ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा, ज़्यादा लॉसेस तो नहीं हो रहे। इस एनालिसिस की वजह से हम लोग ये सब चीज़ें एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एक और एनालिसिस होता है, वो होता है फॉल्ट एनालिसिस। वो भी आपको हर लैब में मिलेगा, लेकिन इस लैब में हम लोग वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन लोड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, ऑन ईटैप स्पेशली। ठीक है, तो ईटैप में जो लोड फ्लो एनालिसिस है वो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास लोड फ्लो एनालिसिस का ही बता रहा होता है और वो बहुत इजी टू यूज़ हमारे पास टूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और हमारे पास एक एक चीज़ जो है वो हर चीज़ का ड्रॉप जो है वो इजीली हर फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है वो हमें डिस्प्ले करके दिखा देता है। तो वी विल सी इन दिस लैब कि हमें किस तरह से वो दिखाता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लैब टास्क। लैब टास्क में हम लोग को एक सिंपल सा दिया हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये एक सिंपल सा आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गिवन है जो कि दिखने में एक रेडियल नेटवर्क नज़र आ रहा है, क्योंकि मतलब एक ही मेन लाइन है और उसी से सारे लोड्स जो हैं वो कनेक्टेड है। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसिडर अ थ्री फेस वायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, थ्री फेस थ्री वायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क connected to a 11 kV by 416 volts network with balanced loads ABC as shown in the figure। इसे बताया हुआ है कि ये ABC जो है ये इसके लोड्स हैं। ठीक है, ये बैलेंस्ड लोडिंग सिस्टम है और ये कनेक्टेड है 11 kV बाय 416 वोल्ट्स। 11 kV बाय 416 है, पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू जबकि 11 kV से 416 वोल्ट्स तक ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्म हमारे पास जो वोल्टेज इसको कर रहा होता है वो हमारे पास जो एक ट्रांसफार्मर ही होता है, ये काम कर रहा होता है। तो डैट मीन्स ये जो रेटिंग लिखी हुई है ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर के बाद एक ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जिस ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पिडेंस है, ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पिडेंस गिवन है वो हमें ये गिवन है एंड इट इज इन पर फेज। ठीक है, ये जो सिंबल बता रहा है, ये जो सिंबल हमारे पास बता रहा है सैश फाई, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये पर फेज इम्पिडेंस गिवन है इस ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, उसके कुछ ट्रांसमिशन लाइन के बाद हमारे पास एक लोड कनेक्टेड है जिसके हमारे पास एक जिसका हमारे पास करंट और पावर फैक्टर गिवन है। हमें पता है कि हम पावर सिस्टम्स में एनालिसिस में हमारे पास अगर दो फैक्टर्स गिवन हो तो हम लोग बाकी दो फैक्टर्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास अगर वोल्टेज और पावर गिवन हो तो हम लोग करंट और पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। इस तरह से जैसे हमारे पास ये दो गिवन है तो इसी तरह से हम लोग वोल्टेज और वोल्टेज एंड पावर एंड KW एंड kVAR भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ट्रांसमिशन लाइन बीच में आ रही है और उसके बाद एक और दूसरा लोड कनेक्टेड है जिसके करंट एंड अगेन करंट और हमारे पास पावर फैक्टर गिवन है। उसके बाद एक और ट्रांसमिशन लाइन आ रही है विथ हैविंग सम इम्पिडेंस अगेन एंड देन वी हैव अनदर लोड कनेक्टेड जिसका हमारे पास करंट और पावर फैक्टर गिवन है।
ठीक है, तो अभी हमें इस लैब में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करनी है जो कि बहुत सिंपल सी है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हुई हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट पर फेज वोल्टेज ड्रॉप एट ईच लोड एंड शो द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो भी आप लोग करेंगे वो आप लोग या तो कॉपी में कर लीजिएगा, वो उसका स्नैपशॉट यहाँ पर लगा दीजिएगा, या फिर आप लोग वैसे ही मतलब टाइप करके कैलकुलेशन शो करना चाहें, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, तो आप टाइप करके भी यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। अब वोल्टेज ड्रॉप आया कैसे हर लोड के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल ट्रांसमिशन लाइन थी और कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप आता, लेकिन स्टिल यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ आया है। रीज़न फॉर हैविंग दिस वोल्टेज ड्रॉप एट दिस पॉइंट इज़ डैट कि हमारे पास इस ट्रांसमिशन लाइन के कुछ इंटरनल अफेक्टिंग पैरामीटर्स हैं जो कि रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव पैरामीटर्स जो हैं वो इस लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है 0.05 पर फेस, और जो इंडक्टेंस की जो हमारे पास रिएक्टेंस है वो हमारे पास है 0.01 ओम्स। ठीक है, पर फेस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पैरामीटर की वजह से हमारे पास इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ, ये जो इस पॉइंट पर लोड आ रहा है, इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली इस पॉइंट पे भी इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इस पॉइंट पर भी इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप आएगा। वो कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट, यानी कि दिस रजिस्टर, ये जो हमारे पास हमें पता है कि हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके इंटरनल पैरामीटर्स हमारे पास जो लाइन के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं वो रेजिस्टेंस होती है और इंडक्टेंस होती है, और जो पैरेलली इन बिटवीन टू लाइंस जो एक्ट कर रहे होते हैं वो कैपेसिटिव पैरामीटर हमारे पास एक्ट कर रहा होता है। क्योंकि हम दो लाइन्स को कंसिडर नहीं कर रहे, एक ही लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस एंड दिस इंडक्टिव पैरामीटर जो है एक्ट कर रहा है। तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कि कितना इस लाइन तक कितना इस पॉइंट तक वोल्टेज ड्रॉप आया है, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, यानी कि आई आर कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि इसका कुछ ना कुछ इस वोल्टेज आ रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, तो उसका जो पार्ट उस एंगल पर एक्ट करेगा वो कॉस थीटा होगा, और इसका जो पार्ट एक्ट करेगा वो होगा इसका जो कंपोनेंट एक्ट करेगा वो होगा साइन थीटा। तो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, मतलब आई आर कॉस थीटा across this will be the voltage drop across this parameter, and Ix sin theta will be the voltage drop across this पैरामीटर, जो कि हमारे पास इंडक्टर है। यहाँ बने हुए नहीं है, लेकिन हमें पता है कि क्या क्या पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टर एंड इंडक्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई आर कॉस थीटा होगा, और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई एक्स साइन थीटा होगा। ठीक है, तो उन दोनों का समेशन जो होगा वो आई आर कॉस थीटा प्लस आई एक्स साइन थीटा विल बी द टोटल वोल्टेज अक्रॉस टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हम लोग ये वी डी ए फाइंड आउट कर लेंगे, एंड करंट हमारे पास हमें पता है करंट जितना इस यहाँ से यहाँ तक जितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये पूरा जो सर्कल बन रहा है यहाँ से यहाँ इस लोड पर जितना करंट है वो है 30, तो 30 यहाँ पुट करेंगे, आर की जगह 0.05, कॉस थीटा यूनिटी पावर फैक्टर है तो मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0.01, साइन थीटा मतलब जहाँ पर यूनिटी कॉस फैक्टर आ जाए तो कॉस थीटा आ जाए तो साइन थीटा 0 हो जाता है, तो ये 0। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप एट दिस पॉइंट निकाल लेंगे। सिमिलरली सेम काम रिपीटेडली यहाँ पर भी करेंगे। आर की वैल्यू ये हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, करंट की वैल्यू 20 हो जाएगी यहाँ पर, और कॉस थीटा जो है वो 0.5 हो जाएगा, और कॉस थीटा से ही हम लोग थीटा निकाल के और फिर उसका साइन ले लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये काम आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पर फेज वोल्टेज ड्रॉप्स आ जाएंगे एट ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो वी डी ए आ जाएगा, वी डी बी आ जाएगा और वी डी सी भी आ जाएगा। ये पर फेज वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें टोटल नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल पर फेज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ऑल द लोड्स, तो हमें पास टोटल कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों का समेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कैलकुलेट द रियल पावर पर फेज फॉर ईच लोड एंड शो द कैलकुलेशन।
रियल पावर हमें पता है किस तरह से कैलकुलेट होती है। रियल पावर इज इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा। ठीक है, अब वी आई कॉस थीटा के लिए हमें अगर इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना हो, इस लोड पर आई पता है 30, कॉस थीटा पता है, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर 1 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। वी क्या लेंगे हम, वी हमारे पास वी जो है वो हम लोग दो तरह से ले सकते हैं। या तो हम लोग कंसिडर कर लें कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ इस लाइन के थ्रू आ रहा है वो बहुत कम होगा। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट तक जो वोल्टेज ड्रॉप आया है उसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो ट्रांसफार्मर के बाद सेकेंडरी से हमें जो वोल्टेज मिल रहा है विदाउट कंसिडरिंग दीज लाइन लॉसेज, हम लोग डायरेक्टली ये वाला वोल्टेज भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं, दोनों आपके पास जो आंसर आएंगे दोनों वो सही होंगे। ठीक है, अगेन आई रिपीट, मैंने अभी क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि हमारे पास जो कि पावर हम लोग फाइंड आउट करने के लिए P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा करते हैं। ठीक है, रियल पावर फाइंड आउट करने के लिए। तो एट रियल पावर एट दिस लोड फाइंड आउट करने के लिए आई हमें पता है कि कितना करंट जो है ये ड्रॉ कर रहा है, ये वाला लोड वो है 30 एम्प्स। कॉस थीटा हमें इस लोड का पावर फैक्टर भी पता है, वो भी हम लोगों ने पता कर लिया। लेकिन वोल्टेज कौन सा लें हम, वोल्टेज या तो, क्योंकि हमें पता है कि इस लाइन के जो अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, तो या तो हम वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम आएगा, सम 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स, या फिर बहुत कम वोल्टेज आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो या तो वो दिस वोल्टेज जो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर कितना वोल्टेज था, यहाँ पर वोल्टेज था 416 वोल्ट्स, लेकिन 416 वोल्ट्स यहाँ पर लाइन वोल्टेज था। आप इस लाइन वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे इन योर फेज वोल्टेज, यानी कि डिवाइडेड बाय √3 करके, तो आपके पास अराउंड वैल्यू आएगी 240 के करीब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 240 माइनस दिस वोल्टेज, आप जो है वो यहाँ इसका वोल्टेज कंसिडर करके पावर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पावर आ जाएगी इस तरह से। सिमिलरली ये वाली पावर PB एंड PC, मतलब पावर ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड एंड दिस लोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि टोटल पावर, रियल पावर कंज्यूम बाय ऑल द लोड्स, अगेन summation of all three powers will be the total power by all the loads. Again, then calculate the reactive power per phase for each of the load and show the calculation. Reactive power is VI sin theta. cos थीटा आपको गिवन है, VI आपको पता चल गया है, और cos थीटा से आप लोग थीटा निकाल कर आप लोग sin थीटा उससे कर देंगे, तो आपके पास VI sin थीटा निकल के आ जाएगा, and that will be the reactive power calculated. And the total for the calculation of total reactive power, you will sum all these three quantities. ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द टोटल किलो वोल्ट्स एम्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। किलो वोल्ट्स एम्प हमें पता है कि वोल्ट एम्पियर जो यूनिट होता है वो हमारे पास अपेरेंट पावर का होता है, यानी कि S का होता है। ठीक है, अपेरेंट पावर हमारे पास पता है, हमें अपेरेंट पावर इज द समेशन ऑफ द रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर। रियल पावर हमारे पास ये थी, रिएक्टिव पावर हमारे पास ये थी। इसका सम, रियल पावर का सम प्लस रिएक्टिव पावर का सम, इन दोनों के सम को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल किलो वोल्ट एम्प आ जाएगा। अगर उसका यूनिट जो है वो सब मेगा में है या फिर मेगा में नहीं है, या किलो वोल्ट में नहीं, तो आपको किलो वोल्ट में कन्वर्ट करना आता होगा। Then they are saying calculate the load power factor of the distribution transformer. हमारे पास इस ट्रांसफार्मर का लोड पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर को अगर हम देखें तो इस ट्रांसफार्मर का जो लोड है वो ये तीनों कलेक्टिव लोड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इस ट्रांसफार्मर के लोड को कंसिडर करेंगे, ऑल द लोड्स हमारे पास 3 है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर की रिस्पेक्ट से हम लोग लोड कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये सारे कलेक्टिव लोड आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पावर विच इज ड्रॉन बाय ऑल ऑफ दीज लोड्स। पावर फैक्टर का हमें फॉर्मूला पता है कि हमारे पास क्या होता है, रियल पावर डिवाइडेड बाय द अपेरेंट पावर। ठीक है, पावर फैक्टर रियल पावर डिवाइडेड बाय द अपेरेंट पावर। रियल पावर हमारे पास टोटल समेशन ऑफ दिस P है, एंड अपेरेंट पावर हम लोगों ने यहाँ पर किलो वोल्ट्स एम्प्स फाइंड आउट कर लिया, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये लोड पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। अब हम लोगों ने को यही जो है अपना सर्किट जो है, यही अपनी सिंगल लाइन डायग्राम को इम्प्लीमेंट करना है ETAP सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि किस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन योर ETAP। तो हम डायरेक्टली मैंने ये काम किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन अपनी ब्रेक कर दूँ।
ताकि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, ओके। सो ये मैंने ऑलरेडी इसकी सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ की हुई है, जिसमें एज इट इज़ ये ट्रांसफार्मर था, तो यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर इस तरह से है। उसके बाद जो है वो ये जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट हुआ है, ये एक इससे कनेक्ट हुआ है, ये एक इम्पिडेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रांसमिशन लाइन नहीं शो की, बल्कि सिंपल वायर कनेक्ट करके उसके बीच में एक इम्पिडेंस शो कर दी है। ठीक है, क्यों शो की है ये बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, जब मैं इसके पैरामीटर्स इंसर्ट करूंगी। तो मैंने किया क्या है अभी, सिंपली ये ट्रांसफार्मर के बाद एक बस कनेक्शन है, मतलब यानी एक पॉइंट को मैंने बस बना दिया है। ठीक है, बस के साथ कनेक्ट कर दिया है, और फिर उस पर ट्रांसमिशन लाइन को मैंने एक इम्पिडेंस के साथ मेंशन किया है, और उसकी इम्पिडेंस जो होगी मैंने यही इंसर्ट करूंगी अभी। एंड देन अगेन अ बस कनेक्शन, इस नोड को बस के थ्रू कनेक्ट किया, और इसी नोड के ऊपर ये हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, और इसी नोड के ऊपर हमारे पास तीन चीज़ें इस नोड के ऊपर कनेक्टेड है। तो अगेन ये वाली नोड जो है वो ये वाली बस है। ठीक है, तो इस बस के ऊपर जैसे इस नोड के ऊपर तीन चीज़ें कनेक्टेड है, एक ट्रांसमिशन लाइन, एक लोड, और एक यहाँ पर आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसी तरह से इस बस के ऊपर भी तीन चीज़ें कनेक्टेड है, एक ट्रांसमिशन लाइन, लोड, एंड देन आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमारे पास अच्छा, इस लोड को आप लोग इस तरह से भी यहाँ इस जगह पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इट विल नॉट मैटर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फिर एक और ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, तो एक और ट्रांसमिशन लाइन ये है हमारे पास। ठीक है, और फिर एक कनेक्शन आ रहा है, नोड आ रही है, तो नोड को हम लोगों ने बस से रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद दोबारा नोड के ऊपर तीन कनेक्शन से इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन विद सम इम्पिडेंस, लोड, एंड देन आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन विद सम इम्पिडेंस। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस बस पे भी इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन विद सम इम्पिडेंस, लोड, एंड आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन विद सम इम्पिडेंस। एंड देन अगेन वी हैव दिस, ये इसकी बात हो रही थी। फिर अगेन हमारे पास ये लास्ट हमारे पास नोड है, नोड नंबर सी। इस पर ही हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन इनकमिंग है और एक लोड है, एक ट्रांसमिशन लाइन है विद सम इम्पिडेंस और एक हमारे पास लोड है। ठीक है, सिंपली मैंने चेंजेस ये किए हैं, चेंजेस नहीं किए बल्कि एक थोड़ा सिंप्लीफाइड एक ज़्यादा अच्छा मेथड क्या किया है कि मैंने नोड्स को बस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देयर इज़ एन एडवांटेज ऑफ हैविंग बस इंस्टेड ऑफ अ नोड इन पावर सिस्टम्स। जो हमारे पास नोड्स होती हैं वो हमेशा बस के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास जब हम फिज़िकल कनेक्शन कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट पर कनेक्शन करना बहुत सारी चीज़ों का, और एक ट्रांसमिशन लाइन, पूरी एक लाइन हमें मिल जाए कनेक्शन करने के लिए, तो एज़ कम्पेयर टू द पॉइंट हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो ज़्यादा सूटेबल होती है कनेक्शन के लिए। ट्रांसमिशन लाइन में किसको कह रही हूँ? ट्रांसमिशन लाइन में बस को कह रही हूँ। बस क्या होती है? बस एक छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, जो भी कंपोनेंट, जो भी चीज़ें कनेक्ट करनी होती है वो हम इजीली कर सकते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करूँ तो वो थोड़ा जम्बल्ड हो जाएगा, या एज़ कम्पेरेटिवली अगर मैं एक लाइन ले लूँ और उस लाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करूँ तो वो ज़्यादा एक अच्छा और एक प्रैक्टिकली हमारे पास एक मोर ज़्यादा उससे एडवांटेज हमें मिलेगा अगर हम एक लाइन को ले लें एज़ कम्पेयर टू द नोड। ठीक है, तो हमारे पास ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ ये सिंपल कनेक्शन किया है। अब हमें नेक्स्ट कहा क्या गया है? अच्छा, अब हमें जो है वो इसके पैरामीटर्स जो है वो फिलअप करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास है ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें गिवन है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 11 kV/416 वोल्ट्स। तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को डबल क्लिक किया, रेटिंग पर गए। ठीक है, और हमारे पास इसकी जो रेटिंग है वो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो हमारी होगी 11 kV। ठीक है, 11 kV, एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी केवी है, और हमारे पास ये जो है वो 416 है, तो 416 वोल्ट्स को मैं केवी में कन्वर्ट कर रही हूँ, 0.416। आई होप ओके।
ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आ गई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे मेंशन यहाँ पर करनी है। रेटिंग के बाद मुझे पावर रेटिंग बतानी है, इसका रेटेड पावर बतानी है। रेटेड पावर क्योंकि मुझे हमारे पास मेंशन नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हम लोग रेटेड पावर जो है वो अपनी मर्ज़ी से बाय योर चॉइस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेटेड पावर कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लोड। हमें पता है कि हमारे जो लोड्स हैं वो इतने ज़्यादा हैवी लोड हमारे पास नहीं है, तो हम लोग रेटेड पावर अपनी मर्ज़ी से लेट से मैं ले रही हूँ 0.6 MVA ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ दिस वैल्यू। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, MVA कोई भी। रेटेड मीन्स कि जो हाईएस्ट पावर जो है ये सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर हम हमारे लोड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा पावर के हैं और इसकी पावर सप्लाई जो है वो कम है, तो ये जो है वो थोड़ा ओवरलोडेड हो जाएगा और हमें जो है वार्निंग मिल जाएगी। लेकिन अगर ये अगर ज़्यादा हो जाएगा, इस सप्लाई पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारे लोड्स जो होंगे वो कम पावर के होंगे, तब कोई मसला नहीं होगा, तब स्मूथ ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन की। एक तो रेटेड पावर मेंशन की अपनी मर्जी से कोई भी, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं थी, अपनी मर्जी से कोई भी हम लोगों ने दे दी। और दूसरा हमें जो गिवन थी वोल्टेज रेटिंग, यानी कि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग की रेटिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग। तो बस हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, बाकी और चीज़ें जो है वो मैं बाद में मेंशन करूँगी, ठीक है। I'll press OK ओवर हेयर, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गई है कि जो मैंने वोल्टेज लिखे थे वो मैंने उल्टे लिख दिए हैं। इस बस पे आप देख सकते हैं 11 kV आ गया है, जबकि इस बस के ऊपर 11 kV नहीं आना चाहिए था, इस बस के ऊपर 0.416 kV आना चाहिए था, क्योंकि ये जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ये है और सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, ठीक है। तो ये अगर कन्फ्यूजन हो तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मैंने वो अभी गौर नहीं किया, तो मैं ज़रा देखती हूँ, ठीक है। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बस 1 है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि बस 1 कौन सी है, ये बस 1 है। तो बेसिकली ये इसकी जो है वो इसको प्राइमरी लेबल कर रहा है, ठीक है, और इसको सेकेंडरी लेबल कर रहा है। तो जो भी हम लोग वोल्टेजेस डाले थे वो बस मैं इंटरचेंज कर दूँगी। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर सिर्फ लेबलिंग का थोड़ा सा मतलब उल्टी लेबलिंग हुई हुई है, ठीक है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो मैंने प्राइमरी को दिया था, जो यहाँ पर अपीयर होना चाहिए था, वो यहाँ पर अपीयर हो गया है। ये बात मुझे पता कैसे चली, एक तो यहाँ इस बस के ऊपर 11 kV आ गया जो मैं नहीं चाह रही थी, यहाँ पर मैं 0.416 kV चाह रही थी, और दूसरा इसकी लेबलिंग में लिखा हुआ भी है कि ये प्राइमरी बस को कौन सी बस कंसिडर कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग बस 1 के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, बस 1 अगेन, बस 1 हमारे पास ये वाली बस है, तो इसके साथ जो कनेक्टेड है वो इस वाली वाइंडिंग को प्राइमरी लेबल कर रहा है, यानी मैं प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज जो दूंगी वो 0.416 दूंगी, तो ये वाली सेकेंडरी होगी, इसको मैं 11 kV दूंगी। ट्रांसफार्मर में एज यू नो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ इट्स योर ऑपरेशन कि आप किस तरह से उसको ऑपरेट करें, आइदर प्राइमरी को सेकेंडरी बनाए, सेकेंडरी को प्राइमरी बना दें, डजेंट मैटर, जैसे आपको रेटिंग का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 11 की बजाय 0.416 डाल रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 11 डाल रही हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है। आई विल प्रेस ओके नाउ। मैं दोबारा चेक कर लूँ, प्राइमरी इज 0.416 एंड सेकेंडरी इज दिस, अब तक आ जाना चाहिए, ओके। ये नहीं आया, लेकिन हम देख लेंगे तो उसको थोड़ी देर में आ जाएगा ये फॉर श्योर। उसके बाद ये है हमारे पास, अच्छा ये अभी आया नहीं, तो मैं इसको ज़रा दोबारा से करके देख लेती हूँ। ओके, और तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ।
मैं एक काम करती हूँ, इसको रिमूव करके दोबारा से इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैं बाद में थोड़ी देर में ठीक कर दूंगी जब ये हो जाएगा। लेट्स लीव इट टिल हेयर। ओके, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारे पास हम लोगों ने इम्पिडेंस ली है, जो कि यहाँ से मैंने ली है इम्पिडेंस। ठीक है, क्रिएट एन इम्पिडेंस ब्रांच। तो ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन की जो पैरामीटर्स है वो मैंने इस इम्पिडेंस के थ्रू जो है वो शो किए हैं। ठीक है, इसकी रेटिंग भी मैं शो करूँगी। बैलेंस्ड जो है इम्पिडेंस है, और आर और एक्स की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव सीक्वेंस रेजिस्टेंस ऑफ अ इम्पिडेंस ब्रांच इन परसेंटेज। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है आर की, वो मुझे इन परसेंटेज की फॉर्म में डालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू, वो जो रेजिस्टेंस की गिवन है वो नॉर्मली गिवन है, तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी। 0.05 इन परसेंटेज इज 5 एंड एक्स इन परसेंटेज इज 1। ठीक है, तो क्योंकि ये बैलेंस सिस्टम है, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यूज होंगी वही जीरो सीक्वेंस की वैल्यू भी होगी। ठीक है, और बाकी बेस के वी इज अगेन 0.416, यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन की जो बेस के वी होगी, यानी किलो वोल्ट्स जो बेस रेटेड वोल्टेज होगा, वो हमारे पास 416 ही हो, यानी जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो हमारे पास रेटिंग है, वही हमारे पास सबकी रेटेड वोल्टेज सभी का वही हो। ठीक है, सो आई विल प्रेस सिंपली ओके ओवर हियर, एंड देन सिमिलर स्टेप यहाँ पर भी रिपीट होगा। ठीक है, रेटिंग हमारे पास जो वो है 1 एंड 10 एंड 2, 10 2। ये मैंने कैसे लिखा 10 एंड 2? बिकॉज ये जो था इस ट्रांसमिशन लाइन की जो पैरामीटर से इम्पिडेंस थी वो थी 0.1। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 10। 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 2। क्यों मल्टीप्लाई बाय 100? बिकॉज इसको परसेंटेज में लिखना है, लिखा हुआ है, इसमें मेंशन हो रहा है। ठीक है, इसकी भी अगेन केवी जो होगी वो हमारे पास 0.416। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हमारे पास अगेन दूसरी एक और ट्रांसमिशन लाइन है। ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो आई थिंक उसको मैं अलाइन कर लेते हैं। ये एक एडिशनल आई गेस लोड कनेक्टेड हो गया है इसके थ्रू, जो कि नहीं होना चाहिए। सही है, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, सो इनको हम सही से अलाइन कर देते हैं। अच्छा, ये इसकी अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो लेट मी जस्ट डू इट अगेन विद द होल थिंग। ओके, मैं इसको पूरी को दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, बिकॉज अभी जो है वो मैंने कुछ एज सच कुछ खास इम्प्लीमेंट नहीं किया।
ओके, मैं दोबारा से इसको बना लेती हूँ। ट्रांसफार्मर को हम रोटेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारे पास बसेस हैं, बस को भी रोटेट करना है। देन another bus, another bus, another bus and maybe another bus। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो थी वो नॉर्मली कनेक्टेड थी एंड देन विद दम दिस। ओके, सो अगेन दिस इम्पिडेंस को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, रोटेट करके इम्पिडेंस सम इम्पिडेंस। ओके, अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो है ये एज इट इज़ इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये फिर जो है वो इससे कनेक्ट एंड देन ये इससे कनेक्ट। ठीक है, ये इससे कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट। ठीक है, हमारे पास हमें 1 2 3 ये इससे कनेक्ट। आई थिंक इट्स कंप्लीट ना, वी डोंट नीड दिस। अच्छा, फिर उसके बाद हमें लम्प्ड लोड चाहिए। लम्प्ड लोड हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, लम्प्ड लोड मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि क्या होता है। इस ट्रांसमिशन लाइन के बाद यहाँ पर है कनेक्टेड। मैं थोड़ा सा नीचे करके कर रही हूँ ताकि थोड़ा खुला खुला हो जाए। देन हियर। ठीक है, ये कनेक्टेड दिस पॉइंट, this will be connected at this point and this will be connected at this point। ठीक है, ओके, अब हमारे पास ये सारे कनेक्शंस दोबारा से हो गए। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की दोबारा से मैं हम लोग रेटिंग कर दें। ट्रांसफार्मर के साथ इन्होंने कहा हुआ है कि जो प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है वो बस नंबर 6 है, यानी कि जब हम रेटिंग करेंगे तो प्राइमरी क्योंकि ये वाली कनेक्टेड हो गई तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 0.416 और यहाँ पर 11। ठीक है, रेटिंग जो थी वो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 0.6 दी थी, तो इस बार भी 0.6 दे देते हैं रेटेड, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, आप इट्स योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद अगेन क्लिक ओके। अब यहाँ देखें हर बस पर जो है वो 0.416 आ गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है हमें 0.416 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हर बस को। इसी तरह से हम यहाँ पर रेटिंग डालेंगे इम्पिडेंस की। यहाँ पर हमारे पास रेटिंग जो थी इम्पिडेंस की थी वो थी 5 and 1, 10 and 2, 5 1। ठीक है, एक और चीज़ मिस हो गई, रेटेड केवी इज अगेन 0.416। अब इसको देख लेते हैं, इसकी भी रेटेड बेस 0.416 और हमारे पास जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन उसकी इम्पिडेंस क्या है 0.1 एंड 0.02। 0.1 को हम 10 लिख सकते हैं एंड 0.02 को हम 2 लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस सिस्टम है तो पॉजिटिव एंड जीरो विल बी सेम। उसके बाद वी हैव दिस ट्रांसमिशन लाइन, दिस इम्पिडेंस again similarly 0.416 kilovolts and then we have 0.05 0.05। तो 0.05 will be 5 and 5। ठीक है, ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर लोड। ओके, नाउ लोड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, लोड हमारे पास लोड की नेम प्लेट के ऊपर जाएंगे। नेम प्लेट के बाद हमारे पास अब हमें ये सारे पैरामीटर्स ये खुद से कैलकुलेट करेगा, हम इसको सिर्फ 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे। रेटेड केवी ऑलरेडी गिवन है इसके पास, हमें सिर्फ और सिर्फ एम्पियर्स एंड देन पावर फैक्टर बताना है जो हमें गिवन है। एंड एम्पियर इज 30, पावर फैक्टर इज यूनिटी यहाँ पर परसेंटेज में है तो यूनिटी पावर फैक्टर विल बिकम 100 एंड एम्पियर्स विल बी आई गेस इट वाज 20 और 30, इट्स 30। ठीक है, लेट मी चेक इट अगेन, इट्स 30। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। नेम प्लेट एंड देन पावर फैक्टर 0.5 will be 50, this is 20। रेटेड केवी अगेन डिसाइड खुद से लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप रेटेड केवी इसका 0.1416 ही देंगे। ठीक है,
सॉरी ये बेस केवी है। उसके बाद व्हाट डू वी हैव इज थर्ड लोड इज 50 amps and 90 पावर फैक्टर। एंड 50 amps, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इसने खुद से कैलकुलेट कर ली, MVA दिस वाइल हैविंग दीज 3 क्वांटिटीज़। सही है। आई क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। अब मेरा सर्किट बाज़ाहिर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लेट्स जस्ट रन इट एंड फिर सी कि क्या होता है। ठीक है। पावर ये हम लोग एडिट मोड में थे, तो हम लोगों ने ये काम किया सारा। अब हमें एनालिसिस करना है, तो हम लोग इस लोड फ्लो एनालिसिस में जाएंगे, एनालिसिस मोड में जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास रन लोड फ्लो एनालिसिस का होता है। लेट्स रन इट एंड सी। अब हमारे पास ये आउटपुट फाइल जो हमारे पास बनाएगा उसका नाम पूछा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं सेम रखूँगी। ओके, नाउ दे आर सेइंग द नंबर ऑफ एनर्जाइज बसेस लेस देन 2, यानी कि हमें ये कह रहा है कि जो बसेस हैं वो एनर्जाइज नहीं हुई, यानी उनको कोई एनर्जाइज करने के लिए कोई पावर ग्रिड वगैरह चाहिए होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी और कंसिडर किए बगैर सिर्फ कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स वगैरह जो कि इन पैरामीटर्स की अपनी क्वालिटी की वजह से ड्रॉप्स आते थे, सिर्फ वो कैलकुलेट किए हैं। लेकिन जब पावर फ्लो करने के लिए हमें एक्चुअल सप्लाई भी देनी होती है कि सप्लाई जो है जब आएगी तब कितना पावर जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है। तो हमें पावर ग्रिड के थ्रू हम लोग देंगे। दोबारा हम एडिट मोड में आ जाते हैं। ठीक है। एडिट मोड में वी हैव दिस पावर ग्रिड। ठीक है। हम लोग पावर ग्रिड दे रहे हैं। Now we'll connect this power grid with this transformer। ठीक है। ओके, सही है। अब हम लोग इसके कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं। इसकी रेटिंग हमें इस पावर ग्रिड को हम लोगों ने स्विंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्विंग मोड में ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी फिक्स्ड पावर जो है वो डिलीवर नहीं होगी। पावर जो होगी वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द लोड, बट देयर विल बी ऑफ कोर्स सम रेटेड पावर। ओके, द रेटेड वोल्टेज इज गिवन बाय 11 kV, जो हमारे पास इस ट्रांसफार्मर की ये वाली वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसने खुद ब खुद ये पिक किया है 11 kV, विच इज़ करेक्ट। आई थिंक वी डोंट नीड टू हैव एनी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है। हमारे पास ये क्योंकि स्विंग बस है, यानी स्विंग जनरेटर है, ग्रिड है, तो हमें कुछ भी और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन ओके एंड देन विल run the power load flow analysis। Okay, now this is giving me some error in the transformer. This is F transformer. Something is missing in the impedance of the transformer। ये चीज़ मैंने खुद से छोड़ी थी, तो मुझे बतानी है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की इम्पिडेंस भी ये मांगता है। ठीक है। अब वो क्योंकि हमारे पास कोई एज सच प्रैक्टिकल हमारे पास ट्रांसफार्मर की एग्जांपल नहीं है जिसमें हम लोग एक्चुअली रीडिंग देखकर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो सेट करें, तो इसका हल ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसकी टिपिकल वैल्यू जो है ये खुद से अपनी लाइब्रेरी में जो इसकी इंस्टॉल्ड वैल्यू होगी, ये खुद से इस रेटिंग की जो वैल्यू इसको समझ में आ रही होगी, ये खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पर हमें शो कर देगा। तो इट्स ईजी टू यूज़। ठीक है। तो हमने टिपिकल वैल्यू कैलकुलेट की। अदरवाइज अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है तो हम वो मैनुअली यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास वो कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, तो दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस ऑप्शन सिलेक्टेड। ठीक है। तो नाउ आई क्लिक ऑन ओके। सो विल अगेन रन द लोड फ्लो एनालिसिस। अच्छा, अब ये हमारे पास सर्किट क्योंकि कंप्लीट हो गया था, तो हमारे पास ये बिल्कुल हमें कुछ पैरामीटर्स इसने बता दिए हैं। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो इसको ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें क्या क्या नज़र आए। ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। ठीक है। कुछ डिस्प्ले ऑप्शंस है, तो डिस्प्ले ऑप्शंस में जाकर हम लोगों ने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है। पावर फ्लोज में हमें बता रहा है, यानी हर पॉइंट पर हमें KW एंड KVAR बता रहा है कि कितना जो है वो रियल पावर एंड कितनी रिएक्टिव पावर जो है वो फ्लो कर रही है। उसके साथ साथ हम लोग KVA भी फाइंड आउट कर सकते हैं एट एवरी पॉइंट कि कितना हमारे पास KVA फ्लो कर रहा है। पावर फैक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पावर फैक्टर ऑलरेडी हम लोगों ने खुद से ही दिया हुआ था, तो इसलिए हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, बट इट विल जस्ट ओवर क्राउडेड हो जाएगी हमारी डायग्राम। ठीक है। उसके अलावा हमें और चीज़ें जो चाहिए हो सकती हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स
येस हम लोगों ने क्योंकि थ्योरेटिकली वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किए थे, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स जो हैं वो नज़र आए। ठीक है, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो वी नीड एनीथिंग एल्स, सब कुछ है हमारे पास। शो यूनिट्स, येस हम चाहते हैं कि यूनिट्स भी हमें दिखाए वो। ठीक है, आई विल क्लिक ऑन ओके। अब हमारे पास ये जो है वो हमें वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है हर बस पे, कि इस बस पे इतना वोल्टेज ड्रॉप आया, इस बस पे इतना वोल्टेज ड्रॉप आया, इस बस पे इतना वोल्टेज आया। ठीक है, और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन हम एक काम करेंगे कि इसको फिट टू स्क्रीन करेंगे ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। अच्छा, ये जो चीज़ है ये परसेंट, इस पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो ये इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में अगर ना देखें, इसको हम लोग वोल्टेज की ही फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमें बताता है कि एक्चुअली एक अच्छी लाइन डिज़ाइन में हम लोग ये देखते हैं कि जो लाइन ड्रॉप आए, जो एक लाइन के थ्रू अक्रॉस ड्रॉप आए, वो हमारे पास 5% से ज़्यादा ना आए। ठीक है, मतलब 5% तक ड्रॉप जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, 5% से ज़्यादा जो ड्रॉप होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि योर लाइन डिज़ाइन इज़ पुअर, सो यू हैव टू चेंज योर पैरामीटर्स टू मेक इट अ गुड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये बता रहा होता है। ठीक है, अगर वो 5 से कम हो, क्योंकि हमारा 99% आ रहा था, तो डैट मीन्स इट्स अ गुड डिज़ाइन। सही है, तो हमारे पास ये बता रहा है कि अच्छा ये पावर जो थी, ये केवीए जो आ रहा है, ये हमने खुद से नहीं दिया था, ये इसने खुद से कैलकुलेट करके खुद से सप्लाई करना शुरू किया, बिकॉज ये स्विंग पावर ग्रिड थी, तो इसने डिसाइड किया कि कितना उसके पास लोड है, तो उस अकॉर्डिंगली इसने देना प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उतना ही, क्योंकि यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, उतना ही यहाँ पर आ गया। देयर इज सम लिटिल ड्रॉप ओवर हियर ड्यू टू द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसके बाद अगेन यहाँ तक आया, और फिर ये जो है वो ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर, और फिर ये मतलब सारा पावर बता रहे हैं किस किस तरह से ये केवीए ही है। और फिर ये जहाँ पर ड्रॉप, ये कि 2 लाइंस आ गई हैं, एक लोड और एक ये दूसरी नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर केवीए जो है वो डिवाइड हो गया है। 21 लोड को मिला और 48.6 इस दूसरी लाइन को मिला। फिर ये जो 48.6 यहाँ पर मिला, ये दोबारा डिवाइड हुआ, 14 इस लोड को मिला और 36 केवीए इस लाइन को मिला। फिर 36 केवीए दोबारा जो है वो पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा इस लोड को मिल गया। तो इस तरह से हमें लोड एनालिसिस पता चला कि किस तरह से लोड जो है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, कि मतलब यहाँ पर फ्लो किया था कितना 67.6 केवीए फ्लो किया था, तो यहाँ पर हमारे पास एट टिल दिस पॉइंट हमारे पास कितना आया 36 केवीए आया। ठीक है, यहाँ तक हर पॉइंट पर हमारे पास ये ड्रॉप आया है। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि हमारे पास ये जो रीडिंग्स आई हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स एंड एवरी अदर थिंग्स, ये जो हमारे पास आई हैं और ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, ये उन दोनों वैल्यूज़ से बहुत डिफ़र करेंगी। रीज़न इनके डिफ़र करने का ये है क्योंकि हमने अभी देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोगों ने वो कंसिडर नहीं की थी, यानी हम लोगों ने ग्रिड कंसिडर नहीं की थी, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स की इम्पिडेंस कंसिडर नहीं की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कंसिडर नहीं की थी, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो ईटैप सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता है, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो के बहुत करीब करीब वर्क करता है, यानी कि ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीडिंग्स जो हम लोग प्रैक्टिकली हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनको यहाँ पर इंसर्ट कर सकें। तो इसलिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हम लोगों ने छोड़ दिए थे कि वो खुद से कैलकुलेट कर ले, हम चाहें तो उसको, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर हमारे पास कोई है तो उसको देखते हुए वही सारे पैरामीटर्स यहाँ पर इंसर्ट करके हमें बिल्कुल नियर टू प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ पर एनालिसिस हमें बता सकता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अवॉइड कर दी थी, छोड़ दी थी, हम लोगों ने कंसिडर नहीं की थी, तो इसलिए हमें बहुत नियर टू आइडियल हमें जो है वो सिस्टम उसने दिखाया था। लेकिन ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट द नियर टू आइडियल सिस्टम, इट्स द नियर टू प्रैक्टिकल सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये एनालिसिस किया। अब हम लोग थोड़े से दूसरे पैरामीटर्स देख लेते हैं। अच्छा, ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यूनिट्स को डिस्प्ले कर रहा था, तो अब ये क्लिक किया तो अभी यूनिट्स को डिस्प्ले नहीं कर रहा। दोबारा क्लिक करूँगी तो ये यूनिट्स जो हैं वो मेरे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये अभी वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज आई थिंक कोई, हाँ, ये हमें एम्पियर्स दिखा रहा है। ठीक है,
मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझे एम्पियर्स भी दिखा रहा है, कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ पर 3.5 फ्लो किया टिल दिस पॉइंट, यहाँ पर कितना करंट हमारे पास आया है। ठीक है, इस तरह से इसको टॉगल करेंगे तो ये क्लिक करते जाएंगे तो यूनिट्स जो है वो टॉगल करते जाएंगे। मैं सही से क्लिक कर नहीं पा रही, तो बस आप अब ये kVAR दिखा रहा है, दोबारा होल्ड करके रखें तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन, क्लिक करके होल्ड करके रखें तो डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता है, तो आप जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करें तो आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास ये kVA है, इसको भी होल्ड करके रखें तो ये परसेंट वोल्ट दिखा सकता है, परसेंट वोल्ट कितना ड्रॉप आया है, kV दिखा सकता है, यहाँ पर वोल्ट्स भी दिखा सकता है, kV एंड वोल्ट्स आर ऑफ कोर्स सेम। ठीक है, उसके बाद जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पूरे एनालिसिस को मैं एक PDF रिपोर्ट की फॉर्म में भी ले सकती हूँ, जिसमें हर जो है ड्रॉप जो है, हर वोल्टेज, हर पावर जो है वो कम्प्लीटली और बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव फॉर्म में हमारे पास होता है। वो किस तरह से आती है रिपोर्ट मैनेजर, ये वाला आइकन आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसमें आपके पास ये ऑप्शन बताएगा कि आपको कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए या कुछ पैरामीटर्स की रिपोर्ट चाहिए। सिंस एट दिस पॉइंट वी डोंट नीड सम पर्टिकुलर पैरामीटर, वी नीड अ कंप्लीट रिपोर्ट, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट को क्लिक करूँगी। अब वो रिपोर्ट मुझे जिस फॉर्म में भी चाहिए होगी मैं ले सकती हूँ। व्यूअर फॉर्म में चाहिए होगी यानी वो सिर्फ अपने ही टेम्पलेट में व्यू कर रहा होगा, PDF फॉर्म में चाहिए होगी PDF फॉर्म मिल जाएगी, MS वर्ड हर फॉर्म में मुझे मिल सकती है। ठीक है, एक्सेल फॉर्म में भी मिल सकती है। ठीक है, तो राइट नाउ एट दिस पॉइंट आई विल ओनली टेक दिस एज व्यूअर पॉइंट। ठीक है, सेलेक्ट करना ज़रूरी है, सेलेक्ट करके व्यूअर फॉर्म में क्लिक ऑन ओके। अब मेरे पास ये थोड़ा सा वेट करेगा। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर रहा है। ओके, नाउ इट इज़ शोइंग मी द कंप्लीट रिपोर्ट। अभी ये मेरे पास इसने मुझे रिपोर्ट दिखा दी है कि कहाँ तक। ओके, ये इट्स नॉट द कंप्लीट रिपोर्ट आई गेस, तो मैं इसकी कंप्लीट रिपोर्ट लेती हूँ। कंप्लीट रिपोर्ट के लिए लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको PDF फॉर्म में देखती हूँ कि मे बी आई विल गेट अ कंप्लीट रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आई गेस मेरे पास PDF इंस्टॉल्ड नहीं है, दैट्स वाई इस तरह से दिखा रहा है। अच्छा, ये मेरे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट आई है। व्यूअर में भी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये देखें हर बस का वोल्टेज वगैरह एट्सेट्रा, एक मिनट दिखाती हूँ मैं। ये देखें हर बस के वोल्टेज, उसके स्टेटस वगैरह सब चीज़ें जो है वो मेंशन यहाँ पर की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें हर बस में जो है वो 4.416 आ रहा था, सिर्फ बस 12 ऐसी थी जिसपे 11 kV आ रहा था। सब एक परसेंटेज मैग्नीट्यूड कितना आया है, सारे ड्रॉप्स वगैरह इस एक रिपोर्ट की फॉर्म में आ गए। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम लोग वैसे भी एनालाइज कर चुके हैं, लेकिन इन फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट हमारे पास ये इस तरह से अवेलेबल होती है। तो दैट्स वेरी ईजी टू हैव इट। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एनालिसिस किया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इसमें देखते हैं वो होती है कि हमारे पास ये जो सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, आइदर इट्स अ हेल्दी सिस्टम और नॉट, इसको हमें ये भी देखना है। ऑल्दो हमें एनालिसिस तो करके दिखा रहा है कितना डिवाइड हो रहा है, कितना हो रहा है, लेकिन इज़ इट अ गुड सिस्टम डिज़ाइन और नॉट, इसको देखने के लिए हम लोग अलर्ट रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, अलर्ट व्यू हमें बताता है कि कोई बस कोई पार्ट जो है वो हमारे पास ओवरलोड या अंडर वोल्टेज तो नहीं हो गया, तो इसको हम लोग जो है वो हमें पता चलता है इससे। ठीक है, एट दिस पॉइंट दिस इज शोइंग मी द निल रिपोर्ट। ठीक है, अभी देख सकते हैं कुछ भी हमें रिपोर्ट में नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये निल रिपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ पर भी निल वैल्यूज़ आ रही है, कोई भी मतलब वैल्यूज़ नहीं आ रही, ब्लैंक आ रहा है, यहाँ भी ब्लैंक आ रहा है। डैट मीन्स माई सिस्टम इज दिस सिस्टम इज हेल्दी। ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसा कोई लाइन जो है वो ओवरलोड या फिर कोई लाइन जो है वो अंडर वोल्टेज नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी ओवर करंट वगैरह कोई मसला वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही स्मूथ है, इट्स अ हेल्दी डिज़ाइन। सही है, इस तरह से अब आप लोग लैब मैनुअल पर दोबारा चलते हैं। ठीक है, लैब मैनुअल पे दोबारा चलते हैं। तो हम लोगों ने ये काम कर लिया है। ठीक है, ये सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। परफॉर्मेंस लोड फ्लो एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया एंड कंपेयर द रिजल्ट्स कैलकुलेटेड इन द प्री लैब इन अ टैबुलर विद द प्री लैब इन अ टैबुलर फॉर्म, यानी कि जो इसके रिजल्ट्स थे और प्री लैब के जो रिजल्ट्स थे उनको आपको
कंपेयर करना है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने मेंशन किया कि दोनों डिफरेंट आएंगे और उनका रीज़न भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। एंड देन ऑब्टेन द अलर्ट रिपोर्ट भी करनी है। एंड रेक्टिफाई द पैरामीटर्स इफ़ एनी वार्निंग अपीयर्स, हमारे पास कोई वार्निंग नहीं आएगी तो नहीं आई थी तो हमें कुछ रेक्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टेट द रीज़न वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड मेजर पैरामीटर्स, हमें बता चुकी हूँ मैं, वही रीज़न है कि हमारे पास वो जो है वो नियर टू प्रैक्टिकल वैल्यूज़ बता रहा है ई टैप, और ये जो है हमारे पास नियर टू आइडियल वैल्यूज़ बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो अवॉइड किए हैं, इग्नोर किए हैं हम लोगों ने इन कैलकुलेशन। ठीक है, पोस्ट लैब छोटी सी है। रेफर टू द फिगर अगेन, मेक द पावर रेटिंग ऑफ द, मतलब वही वाला काम जो आप लोगों ने किया होगा उसी सर्किट में चेंज करना क्या है, पावर रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हमें चेंज करके 0.06 MVA करनी है। यानी पहले मैं ड्यूरिंग द दिस सिमुलेशन मैंने 0.6 रखा था आई गेस, और अब आपको इसमें 0.06 MVA रखना है। एंड देन दोबारा उसको एनालाइज करना है और फिर देखना है कि क्या आया है, उसकी अलर्ट रिपोर्ट को एनालाइज करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो लिखेंगे, और जो आपको समझ में आता है अगर चेंजेस आप कर सकते हैं उसमें चेंजेस भी करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट टुडेज लैब। ये लैब अब कंप्लीट हुई है, तो अब आपको इसको अपलोड करना, इस कंप्लीट करके अपलोड करना है। डेडलाइन अगेन 1 वीक तक की होती है जब तक ये अपलोड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह ताला विल मीट अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।